वेलकम बैक टू एक्सेल ब्रेन। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th ओसीएम का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेनरी फोल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि हेनरी फोल्स के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले। तो हेनरी फोल्स के जो 14 प्रिंसिपल्स है, बेसिकली टोटल 14 प्रिंसिपल्स है, जिनको पढ़कर कोई भी अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे रिलेटेड पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को पेपर में भी हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, टोटल तो आज हम लोग नहीं देखने वाले हेनरी फोल्स के प्रिंसिपल्स, क्योंकि 14 है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इसका जो बेसिकली हाफ जो इसका है 7 प्रिंसिपल्स जो है उनको आज हम लोग देखेंगे। एंड इसका पार्ट 2 बनेगा, जिसके अंदर बाकी के हाफ देख लेंगे, जिसको आप लोग देखकर पूरे 14 प्रिंसिपल्स को समझ सकते हो। ठीक है, तो आज के प्रिंसिपल्स जो 7 है उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि क्या, ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमें अपना काम जो है वो लोगों में बांट देना चाहिए। अब किस तरह से बांटना चाहिए तो वो यहाँ पे पॉइंट्स में आपको बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। यानी कि इस प्रिंसिपल से हिसाब से मतलब क्या है कि हमें जितने भी काम होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, मैनेजरियल से रिलेटेड यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऐसे काफ़ी सारे काम होते हैं। तो उस काम के हिसाब से लोगों में वो काम को बांट देना चाहिए। ठीक है, तो यही ये प्रिंसिपल कहता है। तो अब किस तरह से बांटना चाहिए, तो इट इज़ असाइनेड टू एम्प्लॉयज़ एज पर देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटी। यानी कि हम जो लोग जो है हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनकी क्वालिटी और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से लोगों में हमें काम को बांट देना है। ठीक है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज विच अल्टीमेटली टर्न इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। यानी कि लोगों, जब देखो कोई भी एम्प्लॉय है जो एक ही काम को हर रोज़ करेगा, यानी कि उसकी क्वालिटी है, अगर मान लेते हैं जैसे एक आदमी है जो मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा है, तो अगर सिर्फ हम उसे मैनेजमेंट का ही काम देंगे तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको अच्छे से वो आता भी है। साथ ही साथ क्योंकि वो लगातार वही काम करेगा तो एक्सपर्टाइज भी उसको मिल जाएगी, यानी कि वो एक्सपर्ट भी बन जाएगा उस काम के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्टिविटी जो मतलब हम चाहते थे वो भी हमें मिल जाएगा, हमारे गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है अगर हम लोगों में उनकी क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स जो मतलब काम है उनको बांट देते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो देखो, ऑथोरिटी इज़ द राइट टू टेक डिसीजन। यानी कि देखो, ऑथोरिटी का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लेने का जो पावर होता है उसी को हम बोलते हैं ऑथोरिटी, यानी किसी भी तरह का डिसीजन लेना है उसको हम ऑथोरिटी कहते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है कि हमारी कोई भी काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी हमारा जो कर्तव्य होता है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू गेट अ थिंग डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। यानी कि ज़रूरी है कि हम अपने जो नीचे के लोग हैं, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे सही तरीके से काम करवा सकें। ठीक है, तो ऑथोरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो ऑथोरिटी है, यानी कि जो पावर है, वो हमेशा कम आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। यानी कि जितनी बड़ी पावर रहती है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस आदमी के ऊपर होती है। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इफ़ द मैनेजर इज़ गिवन द ऑथोरिटी टू कंप्लीट अ टास्क विथ in a given time, he should held to responsible if he does not complete the work in given time। यानी कि एक मैनेजर है, मान लो जैसे यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, जो यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है, एक मान लो वो एक मैनेजर है। ठीक है, वो जो मैनेजर है उसको पावर दी गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि आपको इस आदमी से, ये जो सब ऑर्डिनेट है आपका जो कंप्यूटर लेकर बैठा है, इससे आपको ये काम करवाना है। ठीक है, और वो काम करवाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिएगा होगा वो आप जाकर ले सकते हैं। आपको पूरी पावर हम देते, जो मतलब अथॉरिटी देते कि आप जाकर पैसे खर्चा कर सकते हो सामान मटेरियल लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अथॉरिटी तो मिल गई, लेकिन अगर ये आदमी जो है वो काम नहीं कर पाता, यानी कि इसका जो एम्प्लॉय हो अगर काम नहीं कर पाता है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजर के ऊपर ही आएगी कि मैंने तेरे को पावर दे दी फिर भी तो काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो यही जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लोगों को देनी है। खाली ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी या फिर अथॉरिटी दे दी, दोनों को एक साथ देना है, तब जाकर हमारा काम सही से हो सकता है। तीसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम होना चाहिए, डिसिप्लिन में काम होना चाहिए, अच्छे मैनर में काम होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉयल डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट असेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हेनरी फॉयल है वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है डिसिप्लिन। यानी कि लोग जो है वो अच्छे से काम करने चाहिए, सही तरीके से काम करने चाहिए, उल्टा पुल्टा काम नहीं करना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन में काम करना चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके
से मतलब उसको मानने चाहिए, अच्छे तरीके से उसका फॉलो करना चाहिए जितने भी रूल्स है, और साथ ही साथ उन रूल्स का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, उनका फॉलो करना चाहिए सही तरीके से। एक डिसिप्लिन मैनर में सारे काम करने चाहिए सही तरीके से। अब डिसिप्लिन से होगा क्या, तो डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिसिप्लिन की वजह से क्या होगा, लोग जो है जब सही तरीके से काम करते हैं ना, तो सही तरीके से गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। तो इसलिए डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता है। गुड डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। और जब लोग सही से काम करते हैं, अच्छे डिसिप्लिन में, अच्छे मैनर में काम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैनेजर्स जो काम करवाते हैं वो भी सही तरीके से हो पाता है, तो जिसकी वजह से लीडरशिप भी काफ़ी इफेक्टिव बन पाती है। ठीक है, तो यही बेसिकली एक रोल होता है डिसिप्लिन का, जिसकी वजह से हमारी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यही कहता है कि हमारी मैनेजमेंट के अंदर डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये कह दो, देखो, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि हर एक जो सब ऑर्डिनेट है, यानी कि जो एम्प्लॉय है, उसके पास उसको ऑर्डर देने के लिए सिर्फ एक ही सुपीरियर होना चाहिए, यानी कि एक ही, मान लो जैसे उसका जो ऊपर का पोस्ट है जैसे मैनेजर है, तो एक ही मैनेजर होना चाहिए एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देने के लिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, अगर मान लो दो एम्प्लॉयज़ है और मतलब एक एम्प्लॉय है और दो मैनेजर है, दोनों मैनेजर ने एक ही साथ उसको बोल दिया, ऑर्डर दे दिया कि तेरे को ये काम करना है इतने समय के अंदर। अब क्या होगा, वो एम्प्लॉय सोचेगा अब इसका काम करूँ या इसका काम करूँ, अगर एक का काम करेगा तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो दोनों का काम नहीं कर पाएगा सही ढंग से। तो इसलिए एक जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर सिर्फ एक ही मैनेजर होना चाहिए, यानी एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रिंसिपल की वजह से क्या होता है, लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं, जो झगड़ा झगड़ी होती है वो भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि अब एक ही एम्प्लॉय है और एक ही सबऑर्डिनेट है, तो सिर्फ उसी का ऑर्डर मानेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, और साथ ही इसकी वजह से कन्फ्यूजन भी मतलब कम हो जाता है, अवॉइड हो जाता है, कि अब एम्प्लॉय को समझ आ जाता है मुझे किसका काम करना है। अगर दो लोग होंगे तो वो समझ नहीं पाता है कि इसका काम करूँ या फिर इसका काम करूँ। ठीक है, इफ़ एन एम्प्लॉय, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव्स कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी ही विल गेट कन्फ्यूज एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन अबाउट हुज ऑर्डर शुड बी फॉलोड। यानी कि एक एम्प्लॉय है, मानो जैसे ग्रीन कलर में आपको जो सब ऑर्डिनेट दिख रहे हैं, यहाँ पर जो रॉन्ग अप्रोच में दिख रहा है, ठीक है, राइट अप्रोच में क्या दिख रहा है कि एक जो ग्रीन कलर का सब ऑर्डिनेट है उसके ऊपर एक ही सुपीरियर है, यानी एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही मैनेजर है। यहाँ पे रॉन्ग अप्रोच में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर देखो एक एम्प्लॉय है, अब उसको दो दो लोग जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं, तब वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि किसका ऑर्डर मानो और किसका ऑर्डर नहीं मानो। तो यही ये प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, फिफ्थ प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, तो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ही हमारे पास मैनेजर होना चाहिए, एक ही लीडर होना चाहिए जो हमें बताए कि हमें कहाँ क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में लेके जाए, और एक ही प्लान होना चाहिए, यानी कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, और सब मिलकर उसी प्लान को फॉलो करना चाहिए। तो यही प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है, मतलब डायरेक्शन कहता है। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान, यानी कि हर एक जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए पूरे ग्रुप का, और उनको डायरेक्ट करने वाला, उनको जो दिशा बताने वाला जो मैनेजर है वो भी एक ही होना चाहिए, और उनका प्लान भी सेम ही होना चाहिए, यानी कि अलग अलग सबके प्लान बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, छठवां प्रिंसिपल, वो है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये एक प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि क्या, हमारा ये जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं, उन लोगों का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, यानी कि उनका जो अकेले का, जैसे एक एम्प्लॉय है तो उसके कुछ ख्वाब सपने होंगे कि मेरे को ये पैसे कमाने या फिर मेरे को ये सामान खरीदने, ऐसे कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट रहते हैं, तो वो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको लेस इंपॉर्टेंस देना, यानी उसको सब ऑर्डिनेट कर देना, यानी सेकेंड नंबर पर डाल देना उसके इंपॉर्टेंस को, और पहले नंबर पर जो इंटरेस्ट मतलब जो इंपॉर्टेंस होगा वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या चाहता है, उसके जो ख्वाब सपने हैं, वो जो क्या पाना चाहता है, उसका जो इंटरेस्ट है उसको हमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए, यही ये प्रिंसिपल कहता है। ठीक है,
While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of a single employee। यानी कि जब भी कोई मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेता है तो हमेशा ये देखता है कि सारे ग्रुप का क्या मतलब बेसिकली उनका जो वो क्या चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक सिंगल एम्प्लॉय क्या चाहता है। ठीक है, उनका सिंगल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट नहीं देखता, पूरे होल जो ग्रुप है उनका इंटरेस्ट के बारे में वो देखकर उसके हिसाब से डिसीजन लेता है। सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। यानी कि क्या वैसे ही एम्प्लॉयज़ भी है, वो भी अपना जो इंटरेस्ट है उसको सेकंड नंबर पे रखना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उनका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है गोल्स है उसको पहले नंबर पे हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को भी मतलब अपने इंटरेस्ट को बाद में रखना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले रखना चाहिए, यही ये प्रिंसिपल कहता है। अब हमारा जो नेक्स्ट 7वां और जो आज का हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। यानी कि ये प्रिंसिपल अब क्या कहता है, तो वो देखो, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी। यानी कि सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा पावर है या फिर हमारे जो अथॉरिटी है डिसीजन लेने का, जितने भी पावर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितने भी बड़ी बड़ी पावर्स है कि कोई भी डिसीजन लेने की, वो एक ही जगह पे रहती है। यानी कि सिर्फ एक या फिर 2-3 लोग ही वो पावर, उनके पास ही उसी पावर होती है और किसी के पास कोई पावर नहीं होती है। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। यानी बिल्कुल ऐसा एक सर्कल है जिसके अंदर सिर्फ सेंटर के अंदर ही पावर है, बाकी लोग जो है सिर्फ उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज वेस्टेड इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स। यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो पावर है वो सिर्फ एक या फिर 2 लोगों के हाथ में ही होती है, यानी 2-3 लोगों के पास ही होती है, कुछ लोगों के पास ही ये पावर होती है कोई भी डिसीजन लेने की। ठीक है, दिस सिचुएशन ऑक्योर्स इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो बेसिकली ऐसा जो सेंट्रलाइजेशन जो रहता है पावर का, वो सिर्फ छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे अब दुकान है कोई, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही मालिक होता है और उसी के पास सारी पावर होती है, वो ही सारे डिसीजन लेता है कि कौन सा सामान खरीदना है, कौन सा सामान बेचना है। ठीक है, बट इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर और अथॉरिटी। यानी कि अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन वो बड़ा रहता है, छोटा नहीं रहता है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, हम अपने जो पावर है अथॉरिटीज जो है उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि हम एक जगह पे पावर नहीं रखते, एक आदमी के पास पावर नहीं रखते या फिर 2-3 लोगों के पास नहीं रखते, बहुत सारे लोगों के पास पावर रख देते हैं। यानी बहुत सारे हमारे मैनेजर्स बन जाते हैं जिनके पास हर एक के पास अलग अलग पावर्स रहती है डिसीजन लेने की। यानी कि किसी के पास कुछ और पावर रहती है डिसीजन लेने की, यानी कि कुछ लिमिटेड पावर्स दे देते हैं कि सब ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे आगे भी बता रहे हैं कि आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, ना ही मतलब हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा सेंट्रलाइज कर देना चाहिए या फिर पूरा डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, हमें इसके अंदर प्रॉपर बैलेंस बना देना चाहिए, यानी दोनों को बैलेंस में रखना चाहिए। अब किस तरह से, तो देखो, दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ द एक्टिविटी। यानी कि देखो, हमें कुछ पावर्स को सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। यानी कि कोई अगर मान लो कुछ ऐसा काम है, कुछ ऐसी हमारे मतलब डिसीजन लेने वाले जो पावर्स है उसको सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। जो बड़े बड़े जो डिसीजन है वो उनको सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, और जो छोटे मोटे डिसीजन है जैसे किसी एम्प्लॉयज़ को लेना है कि नहीं लेना है, वो जो पावर्स है वो डिसेंट्रलाइज कर देने चाहिए, यानी मैनेजर्स के ऊपर दे देने चाहिए, मतलब उसको फैला देना चाहिए। ठीक है, तो हमें उनके बीच में प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए अपने जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है पावर्स का, अथॉरिटीज़ का, यही वो प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे जितने भी मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक हमने सिर्फ 7 प्रिंसिपल्स देखे, लेकिन पेपर में आपको पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल लिखने होते हैं, तभी आपको सारे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको बाकी के प्रिंसिपल्स देखने तो इस वीडियो को क्लिक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे के वीडियोस को देखने के लिए। और वीडियो पसंद आई है, समझ आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।